बच्चों, अभी तक मैंने आपको जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको जनसंख्या के वितरण का प्रारूप व उसके घनत्व के बारे में जानकारी दूंगी। भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किमी है तथा इसकी जनसंख्या 84.43 करोड़ असम जम्मू कश्मीर की जनसंख्या के अनुमानित है। डेविस, चटर्जी, कुरियन, भट्टाचार्य, गोसाना आदि विद्वानों ने भारत की जनसंख्या का राष्ट्रीय स्तर पर विश्लेषण किया। भारत की जनसंख्या के वितरण को दो प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे नंबर 1, भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या ग्रामीण है। नंबर 2, जनसंख्या का वितरण बहुत विषम है। हिमालय के पर्वतीय भागों तथा आंतरिक मध्य क्षेत्र में बिखरी हुई आबादी मिलती है, जबकि काप के उर्वर मैदान डेल्टाई क्षेत्रों में सघन आबादी पाई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, अतएव कृषि को प्रभावित करने वाले कारक ही मुख्य रूप से जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि उत्तरी भारत में गंगा के मध्यवर्ती क्षेत्र तथा निचले मैदानी भाग 75 जिलों में जनसंख्या का उच्चतम संकेंद्रण पाया जाता है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक रूप से विकसित नगरों में भी जनसंख्या का उच्च संकेंद्रण मिलता है। दक्षिणी भारत में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में भी जनसंख्या का उच्च संकेंद्रण मिलता है। यहाँ सिंचाई की सुविधा विकसित होने से संकेंद्रण में बल मिलता है। मालाबार तट, तमिलनाडु, औद्योगिक नगरों, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के औद्योगिक केंद्रों में भी उच्च संकेंद्रण पाया जाता है। यानी देश के 106 जिलों में जनसंख्या का निम्न संकेंद्रण मिलता है। ये जिले हिमालय प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिणी बिहार के पठारी भागों, थार के मरुस्थल प्रायद्वीपीय वृष्टि छाया प्रदेश में बिखरे हुए हैं। कृषि भूमि का अभाव, विषम उच्चावच, एकांकी स्थिति, अल्प संसाधन निम्न संकेंद्रण के लिए उत्तरदायी कारक है। यहाँ जीविकोपार्जन के साधन बहुत सीमित होने के कारण जनसंख्या बहुत अल्प मिलती है। अब बच्चों, जनसंख्या का घनत्व 1901 में देश की जनसंख्या का घनत्व 77 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किमी मात्र था, किलोमीटर मात्र था, जो 1951 में 117, 1961 में 142, 1971 में 177, 1981 में 216, 1991 में 267 तथा 2001 में 324 व्यक्ति पहुंच गया। 2001 में राज्य स्तर पर पश्चिम बंगाल का घनत्व सर्वाधिक तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सर्वोच्च है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, गोवा व असम में भी उच्च घनत्व वाले राज्य हैं, जबकि राज्यों में जनसंख्या का घनत्व राष्ट्रीय औसत से भी कम है। जनसंख्या के घनत्व के विचार से भारत में 3 प्रकार के प्रदेश पाए जाते हैं। नंबर 1, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम श्रेणी वाले क्षेत्र। नंबर 3, निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। सबसे पहले आता है उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। इसके अंतर्गत संपूर्ण देश के लगभग 1/4 जिले सम्मिलित हैं। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 500 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किमी मिलता है। यह देश का कृषि प्रधान ग्रामीण बहुल क्षेत्र केवल पूर्वी तथा दूर पश्चिम बंगाल
दूर पश्चिम भाग में औद्योगिक विकास के कारण नगरीय संकेंद्रण अधिक मिलता है। समतल उर्वर मैदान, काप मिट्टियाँ, सिंचाई एवं पेयजल की उपलब्धता के कारण यहाँ सघन आबादी मिलती है। दक्षिण भारत में मालाबार तट, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश उच्च घनत्व मिलता है। मालाबार तट पर 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग के भी घनत्व होने के का प्रमुख कारण चावल प्रधान गहन खेती है। तमिलनाडु के उच्च भागों में बागाती कृषि, कावेरी डेल्टा में गहन कृषि के साथ लघु गृह उद्योगों को विकसित होने के कारण घनी आबादी मिलती है। यहाँ चेन्नई, बेंगलोर, कोयम्बटूर, मदुरै, तूतीकोरन आदि नगर विकसित हैं जो सघन आबादी का पोषण करते हैं। उड़ीसा में महानदी डेल्टा, आंध्र प्रदेश गोदावरी डेल्टाई, पंजाब का बारी बिस्त, दोआब, बम्बई, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि नगर केंद्र का सघन आबाद है। दूसरा आता है मध्यम घनत्व के क्षेत्र। भारत के लगभग 130 जिले में 300 से 500 से 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी घनत्व पाया जाता है। ये उच्च तथा निम्न घनत्व क्षेत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में स्थित है। उत्तरी भारत में उच्च घनत्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में महाराष्ट्र, गुजरात, अधिकांश भाग, तेलंगाना, आंध्र के तटवर्ती भागों में छोटा नागपुर, पठार आदि में मध्यम घनत्व पाया जाता है। धरातल की विषमता तथा जल की कमी के कारण यहाँ कृषि अधिक विकसित नहीं है, किंतु खनिजों के कारण औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हुआ। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कृषि तथा लघु उद्योग का विकास के कारण मध्य घनत्व के कुछ क्षेत्र विकसित हुए हैं। निम्न घनत्व के क्षेत्र। देश के 150 जिलों में 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी कम जनसंख्या का घनत्व मिलता है। उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय धरातल के कारण पश्चिमी भाग में जल की कमी एवं मरुस्थल के कारण जनसंख्या का अल्प घनत्व मिलता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पठारी एवं जनजातीय क्षेत्रों में, कर्नाटक के पूर्वी भाग में, आंध्र प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में भौतिक बाधाओं के कारण कृषि अविकसित होने से बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। कच्छ के दलदली क्षेत्रों में भी विरल आबादी है। तो बच्चों, ये आपका जनसंख्या का घनत्व हुआ। इससे आगे जानकारी मैं आपको कल के लेक्चर में दूंगी। धन्यवाद। बच्चों, जनसंख्या के टॉपिक पर मैं आपको जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानकारी दूंगी। जनसंख्या वृद्धि की दर एक सी नहीं रही। वृद्धि दर के अनुसार हम जनसंख्या वृद्धि की दर किस तरह बढ़ी, किस तरह घटी, इस अवधि को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे स्थिर जनसंख्या की अवधि, धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या की अवधि, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की अवधि। स्थिर जनसंख्या की अवधि 1901 में देश की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, जो 1921 में 25.1 करोड़ हो गई। इस अवधि में महामारी, अकाल मृत्यु दर बहुत ऊंची हो गई। जन्म एवं मृत्यु दर के अंतर कम होने से प्राकृतिक वृद्धि सीमित रही। 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक रही। जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी। धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या की अवधि 1921 से 1951 के दौरान लगभग 11 करोड़ जनसंख्या वृद्धि हुई। 1921 के बाद कृषि के विकास तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में सुधार के कारण
मृत्यु दर पर नियंत्रण के कारण यह वृद्धि संभव हुई। मृत्यु दर 1921 में 47 प्रति हजार से घटकर 1951 में 27 प्रति हजार रह गई, किंतु जन्म दर 40 प्रति हजार स्थिर रहने के कारण जनसंख्या वृद्धि अधिक हुई। तीसरा आता है तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की अवधि। 1951 के पश्चात देश में तीव्र तथा अप्रत्याशित दर में जनसंख्या की वृद्धि हुई। 1951 से 2001 के 50 वर्षों में जनसंख्या लगभग 2.5 गुनी हो गई। इसका कारण देश का बहुमुखी आर्थिक विकास, चिकित्सा की सुविधा तथा खाद्य आपूर्ति में सुधार, मृत्यु दर में बहुत कमी रही। 1991 में मृत्यु दर केवल 10.8 प्रति हजार रह गई। जन्म दर में कुछ कमी अवश्य आई, किंतु मृत्यु दर में भारी कमी के कारण मध्य अंतर बहुत बढ़ जाने के कारण जनसंख्या तीव्र वृद्धि आंकी गई। जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्रीय प्रारूप। 1991 से 2001 में दौरान देश की जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों का जब हम जानकारी लेते हैं तो हमें कई बातें सामने आती हैं। तीव्र जन वृद्धि के क्षेत्र। 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि के राज्य क्रमशः नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, दादरा, दमन एवं दीव, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि हैं। मध्यम वृद्धि के क्षेत्र। 20 से 30% की वृद्धि गुजरात, पांडिचेरी, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मिजोरम, मेघालय आदि राज्यों की आंकी गई है। अल्प वृद्धि के क्षेत्र। 20% से कम जनसंख्या वृद्धि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड आदि राज्यों में आंकी गई। 1991 से 2001 के दौरान देश में जनसंख्या की वृद्धि की दर 21.14 रह गई। सर्वाधिक वृद्धि की दर नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर एवं दादरा एवं नगर हवेली राज्यों एवं दिल्ली तथा चंडीगढ़, दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज हुई। न्यूनतम वृद्धि की दर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा गोवा राज्यों में रिकॉर्ड की गई। जनसंख्या के संगठन एवं संरचना से तात्पर्य उन तत्वों या पक्षों से है जो मापनीय होते हैं। उदाहरणतः आयु, लिंग, आर्थिक क्रियाकलाप, भाषा, धर्म, साक्षरता जैसे। सबसे पहले यौन लिंग अनुपात। अर्थव्यवस्था एवं समाज के विकास में लिंग या यौन यानी स्त्री पुरुष के अनुपात एक महत्वपूर्ण कारक है। अतः किसी क्षेत्र में भौगोलिक विश्लेषण में इसका अध्ययन बहुत जरूरी है। इस अनुपात को कई प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जैसे प्रति 100 या 1000 स्त्री पुरुष पर स्त्री या पुरुष की संख्या अथवा स्त्री या पुरुष कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में आदि। भारत के यौन अनुपात 1901-2001 के दौरान विभिन्न प्रकार से रहा। पता पड़ता है कि स्त्रियों का घटता हुआ अनुपात एक घटता हुआ दिखाई देता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों की उपेक्षा, बाल विवाह, अल्पायु प्रसव, स्त्रियों के निम्न सामाजिक स्तर आदि कुरीतियों
कि इस असंतुलन के लिए उत्तरदायी है। क्षेत्रीय वितरण में भी काफ़ी विषमता देखने को मिलती है। 2001 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार देश में केरल, पांडिचेरी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय, कर्नाटक आदि राज्यों में उच्च लिंग अनुपात मिलता है, जबकि दमन एवं दीव, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम में बहुत निम्न लिंग अनुपात मिलता है। यौन अनुपात गांव की अपेक्षा नगरों में लिंग अनुपात कम पाया जाता है। अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर में स्त्रियों का अनुपात बहुत कम मिलता है। अब दूसरा आता है साक्षरता। साक्षरता किसी भी समय समाज के विकास का मापदंड है। इसका प्रभाव जनता, मरण तथा आर्थिक प्रतिरूपों पर पड़ता है। दूसरी ओर यह अर्थव्यवस्था, नगरीकरण, जीवन स्तर, जातीय संरचना, समाज में स्त्रियों की स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं, यातायात एवं परिवहन साधनों के तकनीकी विकास का सूचकांक है। अब आता है आयु संरचना। भारतीय जनगणना विभाग ने जनसंख्या को 5 वर्ष के अंतराल पर अनेक आयु वर्गों में बांटा। व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण प्रावस्थाओं के अनुसार जनसंख्या को निम्न आयु वर्गों में हम बांट सकते हैं। अब आता है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना से आशय कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या की विभिन्न कार्यों या व्यवसायों का संलग्न, यानी व्यवसाय के अनुसार कितने लोग किस व्यवसाय में लग रहे हैं। 2001 में जनगणना में क्रियाशील जनसंख्या का मुख्य तथा सीमांत वर्गों में बांटा गया तथा मुख्य कार्यकर्ताओं को 4 वर्गों में रखा गया: काश्तकार, खेती और मजदूर, गृह उद्योग कार्यकर्ता, अन्य श्रमिक इस तरह बांटा। 2001 में देश की 36.8% जनसंख्या विभिन्न कार्यों में लगी थी। 51.6% पुरुष तथा केवल 14% स्त्रियां ही कार्य में लगी थी। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से पता पड़ता है कि देश के 2/3 कार्यशील आबादी प्राथमिक कार्यों जैसे कृषि, पशुपालन में लगी हुई है। कुल कार्यशील जनसंख्या का 38.8 कृषक, खेती और मजदूर, घरेलू उद्योग कार्यों में लगे हुए हैं। राज्य स्तर पर सिक्किम में सर्वाधिक तथा लक्षद्वीप में न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या पाई जाती है। कार्यशील जनसंख्या का वितरण इस प्रकार देखने को मिलता है। नंबर 1, उच्च प्रतिशत सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली। मध्यम प्रतिशत असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। निम्न प्रतिशत यानी 35% से कम बिहार, हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडिचेरी एवं दिल्ली। दूसरा आता है कृषक। देश के 1% चंडीगढ़ से लेकर 68.2% नागालैंड तक कार्यशील जनसंख्या कृषक काश्तकार के रूप में मिलती है। उच्च प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, दादरा व नगर हवेली में मिलते हैं। मध्यम प्रतिशत जहाँ मध्यम श्रेणी का देखने को मिलता है, जैसे बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, त्रिपुरा, गुजरात, कर्नाटक। तीसरा आता है निम्न प्रतिशत।
यानी 30% से कम। ये आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप। अब कृषक मजदूर आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तथा चंडीगढ़ में सबसे कम कृषक मजदूरों का प्रतिशत मिलता है। उच्च प्रतिशत यानी 25% से अधिक आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, पांडिचेरी में देखने को मिलता है। मध्यम प्रतिशत आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु में तो आपको उच्च प्रतिशत मिलता है, लेकिन मध्यम प्रतिशत गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, राजस्थान, हरियाणा, मेघालय में देखने को मिलता है। तीसरा आता है 10% से कम यानी निम्न प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में देखने को मिलता है। घरेलू उद्योग श्रमिक घरेलू उद्योगों में अल्प जनसंख्या लगी हुई है। उच्चतम प्रतिशत 7.1% मणिपुर, न्यूनतम दादरा और नगर हवेली में मिलता है। उच्च प्रतिशत 5% से अधिक आंध्र प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप इसमें शामिल है। दूसरा आता है निम्न प्रतिशत। इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दादरा, नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, पांडिचेरी, चंडीगढ़, सिक्किम शामिल है। अब आता है आपका अन्य श्रमिक। इसमें दादरा नगर हवेली को छोड़कर अन्य सभी संघीय प्रदेशों तथा गोवा व केरल श्रमिकों का उच्च प्रतिशत मिलता है। चंडीगढ़ में अधिकतम तथा बिहार में न्यूनतम पाया जाता है। उच्च प्रतिशत यानी 50% से अधिक ये गोवा, केरल सभी संघ शासित राज्यों में शामिल है। मध्यम प्रतिशत 30 से 50 अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु शामिल है। निम्न प्रतिशत यानी 30% से कम आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दादरा नगर हवेली में शामिल है। तो बच्चों, आज आपको इतना ही जानकारी दूंगी। अगली जनसंख्या संबंधी जानकारी मैं आपको अपने अगले लेक्चर में दूंगी। धन्यवाद।